हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग आज भारतीय न्याय संहिता की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कई सारी डेफिनेशंस कवर कर ली थी, आई गेस 5 से डेफिनेशंस कवर कर ली हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे की डेफिनेशंस आज कवर करेंगे। तो डिसऑनेस्टली तक हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट क्या होता है। वही सेम चीज है, कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 29 आईपीसी में हम पहले पढ़ते थे, अब हम सेक्शन 2 क्लॉज 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है ये। डॉक्यूमेंट means any matter expressed or described upon any substance। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि एक्सप्रेस्ड किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस पे। किस तरीके से, देखो किसी भी सब्सटेंस पे हो सकता है, यानी कि कहीं पर भी। यहाँ पर कोई सब्सटेंस का आपको एक एग्जॉस्टिव रूल नहीं दे रखा है कि बस सब्सटेंस यही होगा। किसी भी चीज पर हो सकता है वो, चाहे वो दीवार हो सकती है, कोई दरवाजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट के जो है श्रेणी में आने वाला है। तो देखो क्या लिखा है। कोई भी मैटर ऐसा एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स। किस तरीके से? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, कुछ लिखा हुआ है, कोई फिगर्स बने हुए हैं या कोई मार्क्स है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। या ये जो मीन्स बताई गई, कौन सी मीन्स? लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। इनमें से मतलब मान लो कि जैसे मोर देन वन की, मान लो लेटर्स और फिगर्स दोनों बने हुए हैं, या लेटर्स और मार्क्स दोनों हैं, या फिगर्स ऑफ और मार्क्स दोनों हैं, इस तरीके से। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो बस इतना ही जो है, जो हमारे पास पहले लिखा था वही चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई है। बस ऐड क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को। पहले हमारी डेफिनेशन में ये चीज नहीं दे रखी थी। क्या ऐड किया है? इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को। पहले अलग से हमारे पास सेक्शन 29A था जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जो हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, फेसबुक मैसेजेस हैं, ये सारी चीजें भी अगर हैं तो वो भी एज एन एविडेंस यूज करी जा सकती है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है। Explanation 1 says it is immaterial by what means or on what substance the letters, figures or marks are formed। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कौन से सब्सटेंस पर लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स बने हुए हैं। वो दरवाजा हो सकता है, वो दीवार हो सकती है, वो कोई टेबल हो सकती है, कहीं पर भी कुछ भी मिला तो वो डॉक्यूमेंट श्रेणी में आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये इमटेरियल है। ठीक है, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर मे बी यूज इन अ कोर्ट और नॉट। और ये जरूरी नहीं है कि वो एज अ एविडेंस जो है यूज हो, मतलब इंटेंशन हो उसे एज एविडेंस यूज करने का या नहीं, लेकिन उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब देखो इलस्ट्रेशंस, देखो ये इलस्ट्रेशंस, जब भी डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन आए ना, ये इलस्ट्रेशंस जरूर लिख करके आइएगा आप लोग, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ये कुछ पेटेंट यू नो इलस्ट्रेशंस हैं जो आपको एविडेंस एक्ट में भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, writing expressing the terms of contract which may be used as evidence of the contract is a document। बिल्कुल सही बात है। A check upon a banker is a document। Power of attorney is a document। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। A writing containing directions or instructions is a document। ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट श्रेणी में आती है। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखो क्या है। मैं फिर से कह रही हूँ, जहां कहीं भी जिस भी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर मेंस में उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आप शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन समझा करके जरूर आइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा देखो नहीं लिखना बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, तो शॉर्ट में ही समझा दो, पर समझा दो कि एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और भाई आपको पता है एक्सप्लेनेशन भी है उसमें। ठीक है, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और एक्सप्लेनेशन लिख करके ही नहीं आते। ठीक है, मतलब ध्यान भी नहीं देते, जब पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो कैसे फिर लिख करके आएंगे। तो इसलिए याद करके जाना, कुछ एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, whatever is expressed by means of letters, figures or marks are explained by mercantile or other usage। कोई भी जो है चीजें बाय लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स जो एक्सप्लेन करी गई है किसी मर्केंटाइल के द्वारा या किसी और यूसेज के द्वारा, जो मतलब डेली डेली क्या मतलब, जो जैसे बिजनेस में मर्केंटाइल का मतलब है बिजनेस वगैरह में जो यूज होती रहती है चीजें, जो उनके लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स वगैरह होते हैं, shall be deemed to be expressed by such letters, figures of or marks within the meaning of this section। तो
अगर देखो जैसे मान लो कि उन्होंने बता दिया कि भाई ये हमारे यहाँ का, ये हमारे बिजनेस का ये पर्टिकुलर मार्क है, और वो मार्क जो है किसी डॉक्यूमेंट पर मिला, ठीक है, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, तो वो चीज भी डॉक्यूमेंट में आएगी, ठीक है। ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली एक्सप्रेस किए गए हो। देखो इलस्ट्रेशन देखो, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। ए जो है अपना नाम लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल यूसेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। मीनिंग क्या है एंडोर्समेंट का, जो मर्केंटाइल यूसेज में बताया गया कि ये बिल जो है वो होल्डर को पेड है। The endorsement is a document and shall be construed in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature. जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखी हो pay to the holder, ठीक है, वो ऐसा कॉन्स्ट्रू कर लिया जाएगा उसी सेम मैनर में कि ये चीज लिखी हुई है और उस पर जो है सिग्नेचर के ऊपर मतलब ये चीज लिखी हुई है, ऐसा कॉन्स्ट्रू कर लिया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 9 पे। फ्रॉडुलेंटली के बारे में बताया है। फ्रॉडुलेंटली जो है आपका मीन्स डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड एनीवन। पहले हमारे पास ये सेक्शन 25 में था, अब कहाँ आ गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। सेक्शन 25 आईपीसी में पहले था। फ्रॉडुलेंटली का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी चीज आप कर रहे हो ऐसे इंटेंशन से कि आप डिफ्रॉड कर पाओ किसी को, बट नॉट अदरवाइज, उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन डिफ्रॉड करने के लिए, ठीक है। जेंडर में देखो, जेंडर का क्या मतलब है। 2 clause 10 says the pronoun he and its derivatives are used of any person whether male, फीमेल और ट्रांसजेंडर। क्या था, सिर्फ पहले मेल और फीमेल था, अब क्या हो गया है ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर लिया गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखें कि आप ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर लिया गया है। मुझे केस बताएंगे कि ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में डिक्लेयर किया था कि जेंडर में जो है ट्रांसजेंडर भी आएंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। ट्रांसजेंडर का मीनिंग क्या है, वो ही जो सेक्शन 2 क्लॉज के में ट्रांसजेंडर पर्संस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में दिया हुआ है। गुड फेथ का क्या मतलब है, नथिंग इज बिलीव्ड टू बी डन और नथिंग इज सेड टू बी डन or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. Section 2 सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 52 आईपीसी, ठीक है। मैं सेक्शन 2 क्लॉज 11 बोलने जा रही थी। सेक्शन 2 क्लॉज 11 गुड फेथ की डेफिनेशन के बारे में हमें बताता है। देखो हम सबको पता है, हम हर समय, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर गुड फेथ में किया है तो एग्जेम्पशन है, गुड फेथ में किया है तो एग्जेम्पशन है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि गुड फेथ कहाँ डिफाइंड है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि आप चाहे आईपीसी कहें चाहे बीएनएस कहें, ठीक है, आप कहेंगे कि मैम आईपीसी में डिफाइंड है, 52 सेक्शन 52 आईपीसी में डिफाइंड है, या कुछ लोग कहेंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइंड है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये गलत है तो क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है गुड फेथ की। क्या है, एक नेगेटिव डेफिनेशन है, तो पॉजिटिव कहाँ है, अगर ये नेगेटिव डेफिनेशन है तो पॉजिटिव डेफिनेशन कहाँ है, वो भी जान लेते हैं कहाँ है। देखिए कभी भी आपसे अगर इंटरव्यू में भी कोई सवाल पूछे, आपके इंटरव्यूअर अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि गुड फेथ कहाँ डिफाइंड है, तो आप बीएनएस या आईपीसी बोलने से पहले आप बोलेंगे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 32 ऑफ जीसीए। अब बोल के आ सकते हैं कि आईपीसी में जो डेफिनेशन सेक्शन 52 में दे रखी है दैट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन, बट हमें सेक्शन 2 क्लॉज 32 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में ये बता रखा है, बता रखी है मतलब डेफिनेशन, वो भी हम बात करेंगे क्या डेफिनेशन है। पहले हम अपनी बीएनएस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा कि कुछ भी ऐसी चीज को हम गुड फेथ में नहीं कहेंगे अगर वो बिना जो है ड्यू केयर और अटेंशन की किया गया, मतलब कि अगर आपने किसी भी चीज को अच्छे से केयर से नहीं किया है, अटेंटिव रह करके नहीं किया है, तो हम उसे कहेंगे कि आपने वो काम गुड फेथ में नहीं किया है। तो ये तो नेगेटिव डेफिनेशन है कि आपने नहीं किया है वो काम गुड फेथ में, अगर आपने ड्यू केयर और अटेंशन नहीं दिया है, क्योंकि शुरू ही नथिंग से हो रहा है, ठीक है। अब तो फिर
गुड फेथ में कौन सा एक्ट हम कहेंगे कि गुड फेथ में है, तो वो भी देख लेते हैं कि गुड फेथ में हम कौन से एक्ट को कहेंगे। तो ये चीज याद रखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 32, जब भी कभी भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा गुड फेथ से, कोई गुड फेथ क्या होता है, तो आपको ये भी लिख करके आना है। आप ये लिख सकते हो दैट आईपीसी और बीएनएस प्रोवाइड्स अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ। सो ये आपका जो है सेक्शन 2 क्लॉज 32 में लिखा हुआ है। अ थिंग, मैंने यहाँ पर स्लाइड मैं ऐड करना भूल गई हूँ, इस वजह से मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट्स बना सकते हो। थिंग शैल बी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज 32 नहीं है, सेक्शन 3 क्लॉज 32 है। अभी तक तो मुझे पता नहीं कितने लोग पागल बोल चुके होंगे। सेक्शन 3 क्लॉज 30 में एक्चुअली उसमें ये अभी सेक्शन 2 ही चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। 2 क्लॉज 32 नहीं है, 3 क्लॉज 32 है, ठीक है, ये चीज याद रखना, मैंने इतनी बार बोल दिया 3 क्लॉज 32 है, 3 क्लॉज 32, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन, शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ। अब मैं यहाँ पे GF लिख रही हूं, आप समझ जाना। when it is done, when it is done honestly, when it is in fact done, when it is in fact done honestly, ठीक है, honestly किया गया है, whether it is done negligently or not, whether it is done negligently और not, ठीक है। तो ये एक हमारी पॉजिटिव डेफिनेशन है किसकी, गुड फेथ की। कहता है कि हम किसी भी चीज को मतलब किसी भी एक्ट को गुड फेथ में किया गया मानेंगे जब वो एक्ट ऑनेस्टली किया गया हो, ठीक है, ऑनेस्टली किया गया हो, भले ही फिर वो नेग्लिजेंटली हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली किया है तो हम मानेंगे कि गुड फेथ में एक्ट किया है। सेक्शन 3 क्लॉज 32 याद रख लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, अपनी बेयर एक्ट में लिख लो, ठीक है, बेयर एक्ट में लिख लो, नोट्स में लिख लो, जहां आपकी मर्जी हो वहां लिख लो, लेकिन आपकी नजर पड़ती रहे ताकि याद रहे। सेक्शन 3 क्लॉज 32 हमें गुड फेथ की एक पॉजिटिव डेफिनेशन देता है, जो कि कहता है कोई भी चीज हम गुड फेथ में तब मानेंगे जब वो काम ऑनेस्टली किया गया हो, भले ही वो नेग्लिजेंटली किया गया हो या ना किया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेक्शन 2 क्लॉज 11 हमें गुड फेथ के बारे में बताता है बीएनएस का, बट इट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन। इट सेज दैट गुड फेथ में हम कोई भी काम नहीं मानेंगे अगर वो विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन के किया गया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 12 पे। हम आज 14 तक ही देखेंगे, ठीक है, उसके आगे का डेफिनेशन हम आगे कवर करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। पहले आई गेस यहाँ पर जो है आपके सेक्शन में, मुझे सेक्शन नहीं याद आ रहा है कौन से सेक्शन में, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा हुआ था, है ना, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कर दिया सिर्फ, ठीक है, मतलब ऑफ हटा करके स्टेट गवर्नमेंट कर दिया, बात वही है, बस थोड़ा सा छोटा कर दिया। सेक्शन 2 क्लॉज 13 हार्बर के बारे में बताता है। क्या कहता है, हार्बर इंक्लूड्स, पहले बताओ तो हार्बर का अगर हम सिंपल सा मीनिंग समझने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे, हार्बर का क्या मतलब है, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूं तो हार्बर का मतलब तो नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है हार्बर। हार्बर का मतलब ये है कि आप किसी पर्सन को मदद कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन, किसी, आप सीधे से समझो, किसी क्रिमिनल की आप मदद कर रहे हो, ठीक है। हार्बर इंक्लूड्स अप्लाइंग अ पर्सन विद, सॉरी सप्लाइंग अ, मैं एक सेकेंड, लेट मी वेयर माई स्पेक्स। हाँ, हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एमिनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। मीन्स ऑफ कन्वेंस का क्या मतलब है, यहां तक तो समझ में आया, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दे रहा है उसे, ठीक है, आर्म्स और एमिनेशन भी दे रहा है, मतलब हथियार वगैरह भी दे रहा है। मीन्स ऑफ कन्वेंस का मतलब है कि आने जाने की भी व्यवस्था उसकी कर रहा है, बाइक दे दी, कार दे दी, बस में बैठा दिया, इस तरीके की भी चीज अगर कर रहा है।
or the assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated, या फिर किसी भी और तरीके से उसकी मदद कर रहा है जो हमें ऊपर बताया गया उस तरीके से, या फिर किसी भी और तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी और तरीके से आप अगर हार्बर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? टू इवेड एप्रीहेंशन, ताकि उसे कस्टडी में ना लिया जा सके, तो हम कहेंगे कि हार्बरिंग हुई है यहाँ पर। सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्या कहता है? इंजरी के बारे में हमें बताता है। पहले कहाँ था? 44 में। तो ये याद करना आसान है, देखो सिर्फ एक 4 हटा दो और उस 4 को 1 कर दो, ठीक है। पहले हमारे पास सेक्शन 44 में इंजरी दे रखा था, अब हमारे पास सेक्शन 14 में दे रखा है। हार्बर आई गेस 53 में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 53 या 54 में हार्बर की जो, हाँ सॉरी 52A में था, ठीक है। हार्बर पहले हमारे पास, ये सारी डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पूछ ली जाती है मेंस में भी, ठीक है। और इससे कभी कभी जो हमारे आईपीसी में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यानी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेक्शंस याद करना आप लोग शुरू कर दीजिए। 2 क्लॉज 14 में हमें इंजरी के बारे में बताया। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड। इंजरी एक ऐसा हार्म है जो कि इलीगली कॉज किया गया है किसी पर्सन को। कहां पर? उसकी बॉडी में, या तो उसकी बॉडी को हार्म किया है, उसकी माइंड को कुछ मेंटल इंजरी, आपने कुछ ऐसी मेंटल एगनी दे दी है, उसकी रेपुटेशन में, ठीक है, और प्रॉपर्टी में इंजरी। तो इन 4 चीजों में हम कहेंगे अगर इंजरी कॉज हुई है, मतलब अगर इलीगली कोई हार्म कॉज हुआ है तो उसे इंजरी कहा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।